ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके, so in the last lecture we had discussed about the CPU registers, how many types of CPU register, what are the use of register, how CPU store the information into the registers, and how access the registers during the execution of program. Now today's topic is based on addressing modes, और जिस माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड की हम बात करने वाले हैं उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है 8086। हमारे सिलेबस में ओवरऑल जितना भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो सभी इस 8086 माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड है, राइट। ये स्टार्टिंग सीरीज है माइक्रो प्रोसेसर की। इसके बाद जितने भी माइक्रो प्रोसेसर आए थे उसमें आप इंटेल का नाम जानते हैं, इंटेल कारपोरेशन ने जितने भी माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए ये सब 8086 के बाद के माइक्रो प्रोसेसर है। सो इंटेल ने जितनी भी सीरीज निकाली थी P1, P2, P3, P4, उसके बाद डुअल कोर, उसके बाद AMD प्रोसेसर, राइट, उसके बाद कोर टू डुअल, देन उसके बाद कॉर्ड्स। सो बहुत सारे इस तरह के वर्जन हमारे माइक्रो प्रोसेसर के निकले हैं। सो हम लोग जिस माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेसिंग मोड आज डिस्कस करेंगे वो होगा 8086 माइक्रो प्रोसेसर का। और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चल के यदि आपको PhD वगैरह करना हो तो आपको एक नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना होता है। सो नेट एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एड्रेसिंग मोड्स इन 8086। First of all, we define the definition. What is addressing mode and what is the purpose of addressing mode? Purpose of addressing mode. किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, फॉर एग्जांपल यदि आप इस तरह का कोई प्रोग्राम लिखते हैं, आपने एक इंटीजर ए डिक्लेयर किया है, एक बी इंटीजर डिक्लेयर किया है, एक सम इंटीजर डिक्लेयर किया है, राइट। सपोज आपने कोई प्रिंटफ फंक्शन लिया और आपने कंसोल पर एक मैसेज प्रॉम्प्ट करवाया कि आप यूजर से ए और बी की वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं। देन आपने एक स्कैनफ फंक्शन यूज किया जिसके अकॉर्डिंग आपने सब वैल्यूज को मेमोरी के किसी लोकेशन पर ए और बी में वो वैल्यू ले ली। तो इस वेरिएबल में आपने वैल्यू ले ली और फिर आपने सम इक्वल टू ए प्लस बी कहा। सो सम इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ मेमोरी ए एंड एड्रेस ऑफ मेमोरी बी। यहाँ पे जो दो मेमोरी वेरिएबल्स है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी पर जो भी ऑपरेंड होगा उसको हमें फेच करना होगा। देन उनको सम करना होगा और सम करने के बाद उसे ट्रांसफर करना होगा सम में। सो वी कैन राइट इन दिस वे सम इक्वल टू, इसका जो स्पेसिफिकेशन होगा फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन परसेंटेज डी, क्योंकि ए और बी अगर इंटीजर टाइप का है तो सम के पास भी जो वैल्यू आएगी दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंटीजर। सो सम इक्वल टू परसेंटेज डी एंड जिस वेरिएबल में वैल्यू है उस वेरिएबल का नाम, राइट।
फिर आप यहाँ पर गेट चेंज फंक्शन लगा देते हैं, देन क्लोज। ना इस प्रोग्राम में हमें ये एनालिसिस करना है कि एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, यहाँ पर जो ऑपरेंड है इन दिस प्रोग्राम द ऑपरेंड्स आर, यदि हम ऑपरेंड्स की बात करें कि हमारे इस प्रोग्राम में ऑपरेंड्स कौन है, सो ऑपरेंड्स आर ए कॉमा बी कॉमा एंड सम। दीज आर ऑपरेंड्स इन अवर केस। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारे ऑपरेंड्स है ए बी और सम। व्हाट अबाउट ऑपरेटर? यदि हम इस प्रोग्राम में ऑपरेटर की बात करें, सो इन दिस प्रोग्राम द ऑपरेटर इज, हमने केवल एक ही ऑपरेटर यूज किया है, तो देयर इज अ सिंगल ऑपरेटर दैट इज प्लस। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन पता चलती है एड्रेसिंग मोड की, कि यदि हमें इस प्रोग्राम को प्रॉपर एग्जीक्यूट करवाना है सीपीयू के थ्रू, तो हमें ए और बी, ये जो ऑपरेंड है ए बी और सम, इनकी वैल्यू को हमें फेच करना होगा। नाउ द टास्क इज वी वांट टू फेच द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, दैट इज अवर टास्क। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा हम इसको हम कैसे फेच कर सकते हैं, राइट? So now the task is we want to fetch the value of operand A and B. दो ऑपरेंड है ए और बी, यहाँ हमें इसकी वैल्यू फेच करनी है। यूजर डायरेक्टली कीबोर्ड से उसकी वैल्यू को एंटर कर देगा। ना उसकी वैल्यू जो यूजर ने एंटर की है, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, लेट सपोज वो अगर मेमोरी में है, तो ये सपोज प्राइमरी मेमोरी है और इस मेमोरी पर किसी दो लोकेशन पर, लेट सपोज ए की वैल्यू 15 है और ए का जो एड्रेस है सपोज FFA8 16 बिट का एक हेक्साडेसिमल नोटेशन में इसका एक एड्रेस होगा इस मेमोरी का, और इस लोकेशन पर हमारा एक वेरिएबल है ए। इसी तरह से कोई वेरिएबल बी है, so b equal to let's suppose 20, and the address of variable b, let's suppose variable b in the memory will be a c 8. So we have taken two assumptions here: the address of a and address of b. Variable a and b are situated somewhere else in the memory, and the memory address is represented by using the hexadecimal notations FFA8, where a equal to 15 are stored. And similarly, AAC8, these are hexadecimal notations format of the addressing, where B is stored.
Now the task is we want to fetch the value of A and B. So in order to perform this task, CPU use different addressing modes because A और B की वैल्यू जब फेच होगी तभी हम उसके एग्जीक्यूशन को कर पाएंगे, तभी A प्लस B ये ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा। तो फाइनली हमें ये करना होता है कि हमें उस ऑपरेंड को मेमोरी से फेच करना होता है, इसकी एड्रेसिंग को फेच करना होता है। सो और ये हर बार जरूरी नहीं होता कि ऑपरेंड हमेशा मेमोरी से आए। कई बार हो सकता है कि कई बार ऑपरेंड किसी रजिस्टर से भी आ सकता है। लेट्स सपोज दिस इज द रजिस्टर and the name of register is suppose R1 and R1 contain the value of A and B. There is suppose register A which contain the value of A equal to 15, and similarly another register named R2 which contain B equal to 20. So it may be possible that operand may come from the memory. It may be direct memory or indirect memory reference, or operand may come from the register. Maybe it direct register or indirect register. ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि सपोज यदि हमने कोई स्टैक यूज किया हुआ है और उस स्टैक में मेमोरी को हम स्टैक के जैसे यूज कर रहे हैं और उस स्टैक में इंस्ट्रक्शन के साथ ही हमें ऑपरेंड दे दिया गया हो। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रोग्राम में इस तरह के यदि ऑपरेंड पर कोई भी वर्कआउट होता है, इसके ऑपरेंड पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो ये ऑपरेंड अलग अलग लोकेशन से आ सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, राइट। कभी वो मेमोरी से आ सकते हैं, तो मेमोरी में भी दो चांसेस हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एड्रेसिंग भी हो सकती है और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी हो सकती है। जैसे अभी मैंने ये जो लिखा हुआ ये डायरेक्ट एड्रेसिंग का एग्जांपल है। डायरेक्ट एड्रेसिंग कैसे कि इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली ये एड्रेस मेंशन होगा FFA8। इसको भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये कोई इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन में हमने एक ऑपरेशन कोड लिखा हुआ है, हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पर होती है मोड बिट, यहाँ पर होती है ऑपरेशन कोड और यहाँ पर होता है एड्रेस। तो ये तीन चीजें होती है, वी नो दैट। फिलहाल हम ऑपरेशन कोड और एड्रेस की बात करते हैं। इस लोकेशन पर सिचुएटेड होता है ऑपरेंड का एड्रेस। एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। अब इस लोकेशन पर इंस्ट्रक्शन के इस पर्टिकुलर लोकेशन पर यदि डायरेक्ट एड्रेसिंग हुई है तो यहाँ पर डायरेक्टली मेमोरी का एड्रेस आएगा FFA8 FFA8 और ये वेरिएबल ए का एड्रेस है FF8। इसी तरह से एक दूसरा इंस्ट्रक्शन होगा और उस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट एड्रेस होगा AAC8 और इसके ऑपरेशन कोड में प्लस ऑपरेटर है, तो अप कोड की जो वैल्यू होगी लेट सपोज 001। यहाँ पर ये जो ऑपरेशन कोड है वो है 001 जिसका मीनिंग है एडिशन। 001 इंडिकेट फॉर ऑपरेशन, राइट। और यहाँ पर होगी मोड बिट सेट। तो अगर किसी इंस्ट्रक्शन में उसके एड्रेस वाले पोर्शन पर ऑपरेंड का एड्रेस जहां पर मेंशन किया जाता है, यदि उस लोकेशन पर मेमोरी का डायरेक्ट एड्रेस दिया जाए तो वो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग कहलाती है, राइट। हो सकता है यहाँ पर जो एड्रेस है वो मेमोरी का एड्रेस है बट मेमोरी में उस एड्रेस पर ऑपरेंड अवेलेबल नहीं है। वहां पर भी यदि हमें कोई एड्रेस मिल जाता है और फिर हम उस एड्रेस पर जाते हैं तो
हमें ऑपरेंड की वैल्यू मिलती है। तो मेमोरी फिर से एक मेमोरी का रेफरेंस देता है और फिर हमें ऑपरेंड मिलता है, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हुआ मेमोरी के रिलेटेड। इसी तरह से यदि इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड के एड्रेस की जगह पर डायरेक्टली रजिस्टर का नाम मेंशन हो, हो भी सकता है कि यहाँ पर रजिस्टर का नाम मेंशन हो, क्योंकि ऑपरेंड सपोज रजिस्टर से आ रहा हो, तो यहाँ पर डायरेक्टली रजिस्टर का नाम मेंशन होगा, दैट इज R1। इससे ये पता चलता है कि जो ऑपरेंड है किसी रजिस्टर का पार्ट है। जो वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 15 है, दैट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर एंड वी आर गिविंग द रेफरेंस ऑफ रजिस्टर R1 इन द इंस्ट्रक्शन। और यदि हम R1 रजिस्टर के पास अप्रोच लगाते हैं तो हमें ऑपरेंड ए की वैल्यू मिल जाती है। सो सिमिलरली ये जो कहलाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग, और रजिस्टर में भी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो सकती है। यदि यहाँ पर R1 है, R1 लोकेशन पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें फिर से एक रजिस्टर का रेफरेंस मिलेगा। लेट सपोज यहाँ पर लिखा हो R2, और R2 में फिर हमारे पास ऑपरेंड की वैल्यू हमें मिल रही हो इक्वल टू सपोज इक्वल टू 15। सो इस तरह की रेफरेंसिंग कहलाती है रजिस्टर इनडायरेक्ट। सो इसी एड्रेसिंग मोड को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। आई होप आपको बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा कि एड्रेसिंग मोड का पर्पस क्या है। सो सिंपल पर्पस है, हम ऑपरेंड को फेच करना चाहते हैं, वी वांट टू फेच द ऑपरेंड, बट ऑपरेंड की मेमोरी लोकेशन अलग हो सकती है, उसका एड्रेस अलग अलग हो सकता है। कभी वो मेमोरी से आ सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केस में, कभी वो रजिस्टर से आ सकता है, कभी वो स्टैक से आ सकता है, राइट। कभी वो किसी रिलेटिव एड्रेस या किसी बेस एड्रेस के कैलकुलेशन से आ सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में आपको ऑपरेंड अवेलेबल हो। उसका भी एक एग्जांपल है, जैसे एक ऑपरेशन कोड है, कॉम्प्लीमेंट करिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट को, CMA। ये जो एक असेंबली कोड है, एक ऑपरेशन कोड है, जिसका मीनिंग होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करिए। CM स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। अब यदि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कोई भी वैल्यू है, सपोज ये अगर एक्यूमुलेटर रजिस्टर का कोई कंटेंट है 1001, लेट सपोज हम 4 बिट का एक्यूमुलेटर रजिस्टर ले रहे हैं और उसकी वैल्यू है A001। सो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर रजिस्टर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0110। तो अगर ऑपरेशन कोड में डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन कोड में अगर डायरेक्टली इस तरह के इंस्ट्रक्शन कोड दिए हुए हैं, लाइक CMA, तो यहाँ पर ऑपरेंड को मेंशन करना जरूरी नहीं होता। यहाँ पर ऑपरेंड को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। ये ऑपरेशन कोड अपने आप में ये बात बताता है कि इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड गिवन है, क्योंकि एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट होगा उसी को हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। तो हमें यहाँ पे क्लियर है इस इंस्ट्रक्शन से कि जो हमारा ऑपरेंड है उसका एड्रेस डायरेक्टली एक रजिस्टर है, और वो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जो है ये होगी और वापस से ये जो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो हमने CMA, यदि ये हम ऑपरेशन कोड अप्लाई कर दे तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी कंटेंट होगा, जो भी बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड टू इटसेल्फ एंड स्टोर द स्टोर इन द सेम
में आती है आफ्टर कॉम्प्लीमेंटिंग। तो यही हमें वन बाय वन देखना है। अलग अलग टाइप के हमारे पास एड्रेसिंग मोड है, उसी को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Different ways in which source operand is in an instruction. In which source operand is denoted in an instruction. एड्रेसिंग मोड हमें वो अलग अलग तरीके बताता है जिसके थ्रू कोई भी सोर्स ऑपरेंड जिस पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इंस्ट्रक्शन डिनोट किया जाए। हमें एक्चुअल में ऑपरेशन ऑपरेंड को ही फेच करना है और उसकी एड्रेसिंग हमें एड्रेसिंग मोड बताता है। नाउ देयर आर 8 types of addressing modes. First is immediate addressing mode. Second is register addressing mode. Register addressing mode. Register indirect address. सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है और स्क्रीन पॉज हो गई है। स्क्रीन पॉज हो गई है। ओके, स्क्रीन होगी विजिबल? नो सर। ओके ओके। नेटवर्क का उसमें फ्लक्चुएशन होगा, बाकी हो जाएगा। So register direct addressing mode, register indirect addressing mode. Memory direct addressing mode. Memory indirect addressing mode. Is address mode. Indexed addressing mode. Is index addressing mode. Index with placement addressing mode.
So these are various types of addressing modes. So let's discuss one by one. Immediate addressing mode. So as far as is concerned, is of operand is directly given to the instruction. So हमें इसमें कहीं भी ऑपरेंड को ढूंढने नहीं जाना होता है, सर्च करने नहीं जाना होता है. सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन होगा के अंदर ही. So let's addressing mode. So address addressing mode in which the data operand is a part of the instruction itself. So अगर डेटा ऑपरेंड ऑलरेडी किसी इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमें ऑपरेंड गिवन है, so this kind of addressing mode is called immediate addressing mode. For example, हमें 8086 माइक्रो प्रोसेसर का एक है. For example, MOV move CX. We have already talked about the CX register. It is a general purpose register used counting the information, right? CX 16-bit, that is the length of counter register. CX, right? Counter register, the length of counter register is 16-bit, and we want to move the information or operand into the CX register, and the operand is 4929H. So what we actually want to do, we want to transfer, we want to move that operand directly to CX register. So in this instruction, the operand is already given into the instruction. We need not to find the operand from anywhere, right? So here is 429. H indicate, that is the hexadecimal notation. Length of operand is each bit denote the 4-bit in the binary. So 4929 is a 16-bit of information, 4929 in hexadecimal notation. So here 4929 is our operand, which is directly given to the instruction move. And we want to transfer that operand into a 16-bit register नेम जो कि काउंट रजिस्टर है. So इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं. मूव CX, 4929H. 4929 जो हेक्साडेसिमल नोटेशन में ऑपरेंड गिवन है, उसे डायरेक्टली ट्रांसफर कीजिए CX में. इसके हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक मूव कीजिए AL, एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो लोअर पार्ट है, उस लोकेशन पर
पर डायरेक्टली आप ऑपरेंड ट्रांसफर कीजिए FF, जो कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में। लास्ट बिट हमेशा ऑपरेंड की उसके टाइप को बताती है कि वो किस तरह का नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है। उससे एसोसिएटेड कोई ना कोई एक अल्फाबेट उस ऑपरेंड के साथ जुड़ा होगा, और हर एक बिट 4 बिट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर 8 बिट की इंफॉर्मेशन और 8 स्टोर होगी एक्यूमुलेटर के लोअर रजिस्टर। और ये लोअर पोर्शन कौन सा होगा? यदि टोटल 16 बिट का रजिस्टर, इसको यदि हम इस तरह से समझे, यदि ये एक रजिस्टर है जिसके 0 से लेकर 15 तक। तो जब हम सीपीयू के रजिस्टर की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इसके हायर और लोअर पोर्शन होते हैं। तो 0 से 7, 0 से 7, this is section of register, and from 8 to 15, 8 to 15 higher section of register. So एक रजिस्टर के दो पार्ट हो सकते, हायर सेक्शन बल्कि बिट भी कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड लोअर सेक्शन या लोअर बिट्स। सो 0 to 7 लोकेशन की जो बिट्स है दैट इज कॉल्ड लोअर सेक्शन और लोअर बिट्स, और 8 उसको हम कहते हैं हायर बिट्स। सो रजिस्टर में टोटल 16 बिट को पूरा यूटिलाइज, और यदि हमें लगता है कि ऑपरेंड छोटा है, डायरेक्टली कीबोर्ड से आ रहा है, तो कीबोर्ड पर हर एक की के प्रेस करने पर टोटल 8 सिग्नल अंदर जाते हैं एक इंफॉर्मेशन के लिए, एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और 8 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 8 बाइनरी। तो अगर ऑपरेंड 8 बिट का है तो हम रजिस्टर में हाफ मतलब लोअर पोर्शन यूज करते हैं 16। तो डिपेंड करता है सीपीयू अलग अलग सिचुएशन पर, सीपीयू के जो रजिस्टर है उसमें लोअर सेक्शन और हायर पूरा भी वो आपके ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए। सो इसी को हम दो पार्ट में हमेशा रजिस्टर को नाम लेते हैं कि सपोज ये कोई एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। सो एक्यूमुलेटर रजिस्टर ये कम है, वो है AX। अगर हम टोटल 16 बिट को यूज करते हैं तो ये 16 बिट का एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यदि हम इस एक्यूमुलेटर का केवल हम हायर सेक्शन यूज करते हैं तो केवल इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होगी, ओनली यहाँ पर। और यदि हम एक्यूमुलेटर का लोअर सेक्शन यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर होगी। सो इस एग्जांपल में जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, यहाँ पर हमने एक्यूमुलेटर का लोअर सेक्शन यूज किया है, और FF दैट इज 15 15 इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, और वो इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर में चली जाएगी उसके लोअर सेक्शन में। और भी हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक MOV, या सपोज दूसरा इंस्ट्रक्शन लेते हैं इस बार ऐड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जो कि 16 बिट का इस बार हमने यूज किया है। वी वांट टू ऐड डायरेक्टली 2387 which is a kind of hexadecimal, and we want to add this operand directly to the content of add accumulator register. So इस ऑपरेंड को डायरेक्टली हम accumulator
रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड करना चाहते हैं। सो एक्यूमुलेटर में जो भी प्रीवियस कैलकुलेट हुआ होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होगा। लेट्स सपोज एक्यूमुलेटर रजिस्टर प्रीवियसली कोई कैलकुलेशन है, एसी का जो स्टार्ट, लेट्स सपोज वो 1, और हमने क्या ऐड किया, so that will be added 2387 into the accumulator register, और इसका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी accumulator रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 387 hexadecimal notation. After performing the operation in the accumulator register, the resultant 3387 are stored into the accumulator register. So this is what we want to do actually. So I hope you're getting my point. What kind of addressing mode we are discussing here? So it is the immediate addressable things. Addressing mode in which the operand is a part of CX, 4929. Operand is 4929. Take the operand in the form of hexadecimal, and we counter register, which is the length of 16 bit. In the second example, we are using 8 bit of information, that is the operand in our case, and this operand we are going to transfer into the accumulator register, and we are using the lower portion of accumulator register, showing that we are using the 16 bit of information, and 2386 is the operand. Operand is directly given to the instruction, and we want to add this operand to the content of accumulator register. This is our addressing mode. Now, second is register addressing. Now, registered addressing mode, as far as the name is concerned, operand is mentioned in the register, right? And we are going to given there where the operand is situated. So let's define first. It means that the register is the source of an operand or and इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए होगा सोर्स, मतलब जहां से ऑपरेंड आने वाला है वो सोर्स, वो जो एड्रेस है वो डायरेक्टली एक रजिस्टर होगा। इस तरह की एड्रेसिंग कहलाती है रजिस्टर एड्रेसिंग। अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम वी मूव, एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन कोड है, ऑपरेशन कोड है, और इस ऑपरेशन कोड के नाम मेंशन होगा CX, और ऑपरेंड जिस रजिस्टर से आने वाला है रजिस्टर का नाम भी हमें मेंशन होगा। दिस इज द सोर्स रजिस्टर जहां पर हमारा ऑपरेंड स्टोर्ड है। तो हम इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हैं, एक इंस्ट्रक्शन है मूव, ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन है। सिक्सटीन, राइट? तो रजिस्टर भी हमें 16 बिट का लेना होगा। यहाँ पर ऑपरेशन कोड होगा, ऑपरेशन और ऑपरेंड के एड्रेस में हम
हमने एक रजिस्टर का AX, राइट, तो ये है AX, और AX रजिस्टर को यदि हम यहाँ पर बना दें कि AX रजिस्टर के अंदर ऑपरेट A15, उससे से हमें मूव करना है CX में, तो हम यहाँ पर एक रजिस्टर और बना देते हैं, लेट सपोज CX। काउंटर रजिस्टर की वैल्यू लेट सपोज इस स्टार्टिंग में इट इज इनिशियलाइज्ड बाय 0, ये है हमारा CX रजिस्टर और ये है हमारा AX रजिस्टर। सो इस सेक्शन में हम जो एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं वो है रजिस्टर का डायरेक्ट एड्रेसिंग। सारे रजिस्टर्स पर सीपीयू के लिस्ट में होते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसे हम इंटरनल रजिस्टर का सेट कहते हैं। इंस्ट्रक्शन को उस रजिस्टर को यूज करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए। इस तरह के कई सारे रजिस्टर्स सीपीयू के पास अपनी मेमोरी में होते हैं, और सभी रजिस्टर का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे ये एक्यूमुलेटर है, ये काउंटर है, ये बेस रजिस्टर हो सकता है, ये सेगमेंट हो सकता है, ये सोर्स इंडेक्स हो सकता है, राइट, ये डेस्टिनेशन इंडेक्स हो सकता है, ये प्रोग्राम काउंटर हो सकता है। जितने भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें से कोई भी रजिस्टर के नाम ये हो सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमने किसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर को रेफरेंस किया हुआ है और हमारा ऑपरेंड A=15 एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर का पार्ट है। तो अगर ऑपरेंड का जो एड्रेस है एक रजिस्टर में है और रजिस्टर का एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा तो ऑपरेशन कोड है मूव, डेस्टिनेशन रजिस्टर है CX, सोर्स रजिस्टर है AX। AX में जो भी कंटेंट होगा दैट इज A=15, ये सीधा ट्रांसफर होगा CX में। तो ट्रांसफर होने के बाद इसका जो कंटेंट है ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर अब वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये होगा परफॉर्म। इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये हुआ। सो हियर AX as a accumulator, we are taking accumulator register as a source of operand, and content of accumulator register will be transferred to counter register CX। तो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जो AX रजिस्टर है वो एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हमने एज अ सोर्स रजिस्टर माना है, और इस सोर्स रजिस्टर में हम कंटेंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस सोर्स रजिस्टर से कंटेंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं एक काउंटर रजिस्टर, और एक्स है इसका मतलब कि ये 16 बिट का है। मैंने यहाँ पर लोअर या हायर बिट यूज नहीं की है, इसका मतलब हम डायरेक्टली 16 बिट रजिस्टर पे वर्कआउट कर रहे हैं, राइट। सो ये था हमारा सेकेंड एड्रेसिंग मोड। थर्ड वन इज रजिस्टर indirect and mode। ऑलराइट, आज के लेक्चर में
उतना ही कंटेंट रखता हूँ, आगे के एड्रेसिंग मोड समझेंगे। यहाँ तक अगर कोई किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकता है। If you have